हम्म। तो हाँ, आवाज़ आ रही है अब? आ रही है। हाँ। नहीं तो नहीं, ये बताइए शुरू से क्या क्या मतलब, जैसे वहाँ जैसे आप गए तो आप पहले एंट्री किए होंगे रजिस्टर में, हाँ हाँ, है ना? मैं बताती हूँ। पहले पहले गए वहाँ पर, एंट्री हुई रजिस्टर में। फिर हाँ। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने, रिसेप्शनिस्ट ने नाम वगैरह पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी। हाँ। और फिर बैठने को बोल दिया। थोड़ी देर तक हम लोग बैठे रहे। फिर आप उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म दिया। कितने बजे पहुँच गए थे? मैं 8:30 बजे पहुँच गई थी। तो वहाँ लोग थे पहले से ही? वहाँ एक दो जना थे पहले से ही। अच्छा, फिर बैठे फिर ये फिर बैठे फिर रहे उन्होंने फिर? बैठने को बोल दिया। हम्म। तो ऑलमोस्ट हो गया शायद 45 मिनट से 1 घंटा बैठे। वहाँ पर उन्होंने कुछ इंटरव्यू के वो दिए थे, क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, वो उसमें डैफ 5 है? क्वेश्चन थे। डैफ ना? हाँ, हाँ, वो उसी को बोल रहा था मैं कि वो देते हैं भरने के लिए। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन थे? उसमें उन्होंने पूछा, मतलब एक तो वही क्वेश्चन जो अपने डिस्कस करा था कि कोई आपकी लाइफ में कभी आपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करी है और उसको हाँ, आपने कैसे हैंडल करा। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मुझे याद था कि ऐसे क्वेश्चन मुझे फेस करना पड़ा था। तो आपने क्या बताया? हाँ, वो तो पेपर में लिखने का था वो हाँ, तो वाला वही तो तो। आपने क्या लिखा है? तो वो वाला मैंने दिल्ली आने वाला सिचुएशन लिखी कि मतलब लाइक घर को छोड़ करके एक रूरल बैकग्राउंड से एक मेट्रो सिटीज में आना और यहाँ सारी चीजें खुद को हैंडल करना। तो वो वाली चीज लिखी थी। फिर और फिर कौन से क्वेश्चन थे? हम्म। दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसमें कभी आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस रहते तो फिर आप क्या करना चाह, मतलब आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहोगे, कभी आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस और क्यों करना चाहोगे। ये लिखा था उसमें। तो आपने क्या तो किया? मैंने लिख दिया कि कभी मेरे पास अनलिमिटेड है तो मैं माल न्यूट्रिशन को, मतलब हंगर को और भूखमरी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहूंगी और शेल्टर सभी लोगों को प्रोवाइड करना चाहूंगी। ये इसलिए क्योंकि ये एक ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ये एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी एक ह्यूमन के पास, तो इससे तो डिप्राइव नहीं किया कर सकते हम किसी को भी। ये क्वेश्चन पूछा था। फिर ये पूछा था कि एक था कि आपकी लाइफ में आपने हाँ, मतलब आपने कहाँ पर आपने आपकी लाइफ में बहुत बेस्ट एफर्ट दिए बट उसके बावजूद भी आप सक्सेस नहीं हो गए, तो आपको वो सिचुएशन बतानी थी एक्सेप्ट फ्रॉम यूपीएससी और आपने उससे क्या लर्निंग ली और आप फर्दर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट और उसको आपने किस तरीके से अपनी लाइफ में अडेप्ट करा। एक ये सिचुएशन डालनी थी। तो मैंने एक कंपटीशन का लिख दिया था कि मैंने कंपटीशन में मतलब बहुत तरीके से मैंने तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर थी, उसके बावजूद भी मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। तो फिर मैंने ये रियलाइज करा कि मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी बट ये है कि एक बहुत दूसरों की प्रिपरेशन मेरे से काफ़ी अच्छी थी। तो जब यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि ये लाइफ जो है कॉम्पिटिटिव एज है, तो मतलब यहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, तो आपको सिर्फ नॉर्मल या एवरेज काम से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत एक्सीलेंट काम करना होगा लाइफ में। ऐसा करके मैंने लिख दिया था उसमें। अच्छा, फिर और फिर क्वेश्चन क्या थे? मैंने एक डेप्यूटी हेड गर्ल का रोल प्ले करा था। मतलब आपने एक क्या था, शायद लीडरशिप पोजीशन से रिलेटेड था एक कि वो डिफिकल्ट चॉइस वाला ही था और एक और याद नहीं आ रहा मुझे, बाद में सोचूंगी तो बता दूंगी। हाँ, तो ये तो मेरा बहुत जल्दी आ गया था। नहीं, ये तो देखिए सबको जो है ना दिया जाता होगा ना, सबको दिया जाता है। सभी को दिया था वो फॉर्म फिल करने के लिए। क्या बोल रहे हैं? सभी बच्चों को दिया गया था वो फॉर्म हाँ फिल हाँ, करने वो के सबको दिया जाता है बेसिकली। वो चेक करते हैं कि आप कैसे है ना अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। बस ये है बेसिकली। तो मतलब 5 क्वेश्चन थे, है ना? टोटल 5 क्वेश्चन थे। हाँ, और कितने वर्ड में लिखना होता है एक क्वेश्चन? उसमें है ना सिर्फ 2 लाइन की ही स्पेस थी। मतलब तो एक अच्छा, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। सिचुएशन बताओ तो 2 लाइन की सिचुएशन हो गई। फिर आपने उससे क्या सीखा। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी था कि आपका जो बिलीफ सिस्टम, मतलब ऐसा कोई सा इंसिडेंट आप बताओ कि इससे कि आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और था बट कोई मिलने से हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ जिसके कारण से आपने कंप्लीट तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया। मतलब बिलीफ सिस्टम पूरा कैसे चेंज हो गया, ऐसा है? हाँ, ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने उसमें
आंसर में ऐसा लिखा कि मतलब मैंने इससे पहले जो ये था मेरा बिलीफ सिस्टम अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी, वो बहुत अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से शेप था कि ये सारी चीज़ें गलत होती है या ये कुछ मतलब ये इन्हीं का इस तरह का फैसिनेशन होता है, बट ये रियलिटी नहीं होती है। बट जैसे ही जैसे मैं अवेयर हुई, जैसे मैंने उनके बारे में पॉडकास्ट में पढ़ा, समझा, उनके एक लाइफ को सुना, तब समझ आया कि नहीं, ये जो एक्चुअल में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है जिस कारण से वो इस तरीके से एक्ट करते हैं लेस्बियंस की। ये वाला डाल दिया था। तो कहने का मतलब आप कहना चाहते हैं कि 5 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो ये कि आपने कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है अब तक, वो है। ये तो देखिए अपना अपना आंसर हो सकता है बेसिकली डिफ़िकल्ट डिसीजन वाला, है ना। डिफ़िकल्ट डिसीजन मतलब वो नहीं, मतलब एथिकल डायलेमा वाला, राइट, कि आपको एथिकल डायलेमा मिला हो, है ना, ऐसे है ना। हाँ, तो इसमें देखिए तो हाँ, तो ये तो अपना अपना आंसर है कि आप जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेकिन बहुत बैलेंस लिखना है इसको। उसका नेगेटिव इमेज नहीं पढ़ना चाहिए, आपके कैरेक्टर पे है, ऐसा आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दीजिए। डिफ़िकल्ट डिसीजन मतलब कि आपको बताना है जो है ना, कि है ना कैसे जो है ना आपको जो है ना मोल्ड करना है अपने आप को, वहाँ से कुछ आपने सीख लिया है या फिर डायलेमा लिया है, फिर आप अनलिमिटेड। एथिकल डायलेमा वाला भी एक क्वेश्चन था, इसमें मैंने वो डेप्यूटी हेडगर्ल का लिखा था। मतलब एक आपने कौन सी लाइफ में ऐसा एक एथिकल डायलेमा फेस किया? अच्छा, आपसे इंटरव्यू में पूछा गया था? नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, एक क्वेश्चन ये भी था। अच्छा, मतलब लिखने के लिए बोल रहे हैं? लिखने के लिए, हाँ। अच्छा, एथिकल डायलेमा वाला, हाँ हाँ हाँ, वही मुझे क्यों याद आ रहा है ना, चूँकि एथिकल डायलेमा में मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन लिखा था, तो मैंने यही वाला लिखा था अपना, ये 10th वाला स्टोरी कि मेरा जो है ना रैंक आया था, तो मैं फिर भोपाल नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा है ना होम सिक, फैमिली सिक था उसमें थोड़ा, तो मतलब मैंने ये वाला लिखा, तो वही मुझे याद आता कि मैंने कहीं लिखा है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि मतलब आप एथिकल डायलेमा फेस किए हों तब कैसे उसको डील करेंगे। तो एक क्वेश्चन है अनलिमिटेड रिसोर्स वाला क्वेश्चन जो है ना, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, आपने वो भी सही है। आपने हंगर स्ट्राइक, फूड सिक्योरिटी पे फोकस किया है, मैं तो इसमें लिखा था शायद सोशल कैपिटल पे, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे, जो कि इंडिया का कंसिडरिंग द हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, सबसे ज़्यादा इसी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है बेसिकली। जो नीडी है उनको एजुकेशन दो, स्किल्स दो और हेल्थ बेसिकली, ये सब जो है ना आप ले सकते हैं। फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं आप? बेस्ट एफर्ट्स है, क्या बता रहे थे आप कि आपने कोई बेस्ट एफर्ट डाला हो लेकिन आपको उसका रिजल्ट ना मिला हो, ऐसा कुछ था कुछ क्वेश्चन ना। हाँ, तो इसमें यूपीएससी डाल दीजिए। अदर देन यूपीएससी लिखा था। अच्छा, अदर देन यूपीएससी लिखा था, अदर देन यूपीएससी लिखा था। हाँ, तो फिर जो है ना दूसरा एग्जाम कोई दिए हैं तो वो डाल दीजिए। जैसे मैं तो डाल दूंगा, जैसे मैंने जो है ना अभी जैसे ये जो है ना ये AFCAT का इंटरव्यू जो है ना मैं ट्राई किया था कि मेरा निकल जाए, लेकिन मैं SSB से बाहर हो गया था, तो मैंने इसको 3 बार इंटरव्यू दिया, तीनों, और लास्ट टाइम भी बाहर हो गया मैंने। तो ऐसा डाल सकते हैं आप। लीडरशिप क्वालिटी में आप बता सकते हैं कि है ना कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेले हैं तब बता सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्कूल लाइफ में कोई कंपटीशन, क्यूज कंपटीशन या फिर क्लास मॉनिटर जो भी है प्रेसिडेंट रहे हों, बता सकते हैं कैसे मैंने लीडरशिप क्वालिटी। आपने क्या लिखा था लीडरशिप में? मतलब क्वेश्चन ये इस तरीके से था कि आपकी लाइफ में मतलब कोई एथिकल डिलेमा वाला ही क्वेश्चन मैं बता रही थी, उस सेंस में था। तो मैंने वहाँ लीडरशिप वाला शो करवाया था कि मतलब मेरा है ना क्लास 12th में ये था कि मैं स्कूल अच्छी पढ़ती भी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करती थी, तो मतलब हेड गर्ल वाला ऑप्शन में रखा कि जो वोटिंग होने वाली थी हेड गर्ल के लिए बनना, खड़ा होना था। और उस समय ये भी था बच्चों का कि मतलब 12th क्लास है, बोर्ड है, तो आपको स्टडीज़ के लिए भी बहुत सीरियस होना है। तो बहुत एक डायलेमा सा था कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूँ या फिर पढ़ाई भी करूँ। बट फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, लीडरशिप क्वालिटीज पे बिल्ड होगी। तो वो वाला लिख दिया था मैंने उसमें। फिर ये बिलीफ सिस्टम जो है ना कौन सा चेंज कर दिया है आपका? इसमें क्या लिखे थे आंसर आप? वो होमोसेक्सुअलिटी वाला। अच्छा, हाँ, होमोसेक्सुअलिटी। अभी पेट्रियार्कल माइंडसेट भी लिख सकते हैं आप, कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग बस जो समाज में चल रहा था वही चल रहा था बेसिकली हमारे आसपास सोसाइटी में। जैसे जैसे बड़े होते गए लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैन वीमन सब इक्वल है बेसिकली। तो वहाँ से कहना मेरा जो पूरा वो है ना पर्सनालिटी है ना पूरा चेंज हो गया है, अब मैं सबको अब इक्वल मानता हूँ, चाहे मैन वीमन हो चाहे जो भी हो, ऐसा लिख सकते बेसिकली। तो मतलब ठीक है जो है ना। तो ये क्या है, हाँ ये तो क्वेश्चन ठीक है उसके। तो ये क्वेश्चन जो है ना साथ उनके पास जाता है इंटरव्यू पैनल के पास। उन्होंने
आरओ लिया सारे बच्चों का फॉर्म, फिर उसको प्रिंट आउट करवाया, एक कॉपीज जो है वो बोर्ड के पास दे दी थी। तो एक क्वेश्चन मेरा उसी में से फिर बना था वो बैठने कौन सा क्वेश्चन? ये वाला जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज वाला लिखा था ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने लिखा है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो आप हंगर को एलिमिनेट करोगे, तो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स बताओ हंगर के लिए क्या है। तो आपने क्या बताया? पीएम पोषण स्कीम बता दी, मिड डे मील स्कीम बता दी, यही दो याद हुई थी। मिड डे मील स्कीम तो वही तो पीएम पोषण है। पोषण का ही पीएम पोषण का ही है रिप्लेसमेंट। हाँ बट अच्छा, उसमें आपको याद नहीं आया? हाँ। वैसे और सारी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है। बताइए कौन कौन सी स्कीम है? पीएम पोषण हो गया, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, और कई स्कूल तो आप बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं ये, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो दिया था है ना, ये गरीब कल्याण योजना। हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी है। वो सारी स्कीम है, लेकिन वही कुछ समय याद नहीं आता। ये बात सही बोल रहे हैं आप, चूँकि हाँ ये है। कितने पैनल थे आपके उसमें, कितने मेंबर थे? पाँच लोग थे। 5 थे। उसमें लेडीज़ कोई थी? नहीं, सारे जेंट्स ही थे। अच्छा, तो ये पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछे थे वो? पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पूछा इंग्लिश में। फिर उससे वो सेकंड इंग्लिश में ही। हाँ, आपने लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ किया होगा ना इंटरव्यू के लिए? मैंने तो इंग्लिश चूज किया था। हाँ, तो आपने क्या बताया टेल मी अबाउट योरसेल्फ में? वही जो अपन ने प्रिपेयर करा था, मैंने बता दिया कि श्योर सर, माय नेम इज प्रियंका भटनागर एंड आई एम द रेसिडेंट ऑफ धार डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड आई हैव डन माय बैचलर्स from the Devi area universities and currently I am pursuing masters in geography and my keen interest area are yoga and meditation. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे हो? फिर दूसरा बोला कि आपका ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी, तो मतलब आपका ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट है क्या? तो मैंने बोला नहीं, ग्रेजुएशन में मेरे दूसरे सब्जेक्ट से पॉलिटिकल साइंस से इकोनॉमिक्स से हिस्ट्री था, बट बाद में उन्होंने ये चूज करा ऑप्शनल, ये पूछा। तो फिर उसके बाद उन्होंने वही, पता है मेरे से तो रिपीट क्वेश्चन में चारों लोगों ने कि आपकी इससे पहले आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपकी क्या गलतियां थी और उसके बाद आप कैसे सुधार होंगे, ये चीज। तो अब मैं इतनी डाइवर्सिटी कैसे लाती फिर उसमें? उस समय मेरे को मतलब एक जना ने पहले पूछ लिया मुझसे, फिर दूसरा पर्सन वही पूछ रहा क्वेश्चन, फिर तीसरे दिन ने भी वही पूछा, फिर चौथे ने भी वही पूछा। क्या अच्छा, चेंज करोगे? सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ, मतलब जैसे सभी के पास बदल क्या रहता, तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने यही बताया, बताओ इससे पहले क्या आप आगे क्या नेक्स्ट चेंज क्या करोगे। तब मैंने ठीक है डाइवर्सिटी थोड़ा फर्स्ट में मेरे को जितना बन रहा था फर्स्ट वाले को बताया, फिर सेकंड वाले को भी, वो तो थोड़ा रिपीटेटिव सा लगा फिर मुझे, यार अब मेरे पास और क्या थॉट बोलूं उस समय। तो जितना फ्री माइंड से हम लोग ऐसे सोच पाते हैं ना जनरल डिस्कशन में, वहाँ पर तो ऐसा लगता है दिमाग एकदम फ्रीज सा हो जाता है। नहीं, वहाँ लगता है कितना जल्दी आंसर देख के इसको छुटकारा पाए, ऐसा रहता है। हाँ, वही वहाँ भाई वही ना बोल रहा था कि भाई वहाँ जितना काम रहेंगे ना उतना बेटर है, मैं को बता रहा हूँ। वहाँ लगता है ना कि मैं अच्छे आंसर दे पाऊंगा ना, वहाँ उतना अच्छा आंसर नहीं दे पाता है। वही ना। नहीं, ये तो ठीक है। और बता, ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे ऑप्शनल से? ज्योग्राफी से मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे कि मॉनसून का फिनोमेना क्या है, और इसके बाद अल नीनो का पूछा था कि अल नीनो का फिनोमेना समझाओ। अच्छा, हाँ, तो ये तो आपने बता दिया होगा अच्छे से। हाँ, ये बता दिया था। फिर उसके बाद ये पूछा था कि व्हाट इज असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो अच्छा, पॉलिटी से समझा दिया, पॉलिटी से कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है। और आप मध्य प्रदेश से हो तो कुछ ये बताओ क्या मध्य प्रदेश जो है असिमेट्रिक फेडरलिज्म के अंदर में आता है। तो मेरे उस समय हुआ क्या कि मेरे दिमाग में सिर्फ मुझे है ना वो 361 वाले आर्टिकल ही दिमाग में थे, तो मैंने 361 के अंदर में तो कहीं भी मध्य प्रदेश नहीं है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं है। फिर वो बोले कि अंडर आर्टिकल 164 ट्राइबल मिनिस्टर्स कैन बी अपॉइंटेड इन मध्य प्रदेश, दिस इज द फॉर्म ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो मैंने लगा शिट यार। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि केवल 4 ही स्टेट में ट्राइबल मिनिस्टर है। हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड है। तो इस हिसाब से जो है एमपी, वो थोड़ी बोल रहा है कि स्पेशल स्टेटस एमपी को मिलेगा नहीं मिला है, वो बोल रहा है कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो इसके तो बहुत दायरा हो गया ना। असिमेट्रिक फेडरलिज्म में आपका ये है कि 6 शेड्यूल आ जाएगा, 5th शेड्यूल आ जाएगा, है ना, ये
ट्रैवल मिनिस्ट्री आ जाएगा, हिल स्टेट्स आ जाएगा, स्पेशल स्टेट आ जाएगा, बहुत सारा इसका दायरा हो गया ना बेसिकली ये। और कैसे क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटिक्स से? और क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे पॉलिटिक्स से? बस यही पूछा गया। और पॉलिटी से ये पूछा, फिर अफर्मेटिव एक्शंस क्या होता है और सब्सटेंटिव इक्विटी क्या होता है ये पूछा था। अच्छा हाँ, ये तो हाँ वो एक मतलब टर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ फिर बस हो गया पॉलिटी में। फिर हाँ ये पॉलिटी कंप्लीट था। फिर करंट अफेयर्स में से जो था तो सर ने ये पूछा कि रिसेंट में मक्का एग्रीमेंट का आपको बता दिया कि वो पूछा था, तो वो तो मैंने अच्छे से रट करके गई थी, तो वो तो मैंने बहुत बढ़िया बता दिया था। मक्का एग्रीमेंट में आपने क्या क्या बताया? मैंने उसमें बोला, पहले तो बोला कि आप व्हाट इज दिस, इट इज अ कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान, in which they are basically focusing on regional stability in the Middle East area, wherein the Turkey can provide the defense technology, Saudi Arabia can provide the financial resources, whereas the Pakistan can provide the main power, and it is including nuclear power. And this, with respect to India, it could lead to a threat if any conflict occur with the Pakistan. So in this case, we have to initiate back channel communications with Turkey and strengthen our ties with Saudi Arabia, so that we can neutralize, ऐसा we can neutralize them at least. If something war happened between India and Pakistan, so we have to follow back channel diplomacy with Turkey and Saudi Arabia, so that at least we can neutralize them. Yeah, and they could not support Pakistan directly. Otherwise, Turkey has a good modern defense weapon system, including drone actually. So that will be counterproductive for India. ऐसा आप लिख सकते थे बेसिक, मतलब ऐसा बता सकते हैं बेसिकली कि कम से कम उनको न्यूट्रलाइज तो कर ही सकते हैं ना, कि कम से कम वो वार में ना आए, क्योंकि तीनों कंट्री अगर एक साथ आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेसिकली। तो ठीक है, मान लीजिए आपने इसको सही बताया। और क्या पूछे थे करंट अफेयर से? फिर करंट दूसरा ये पूछा कि ये रिसेंटली अभी मॉनसून सेशन खत्म हुआ, तो कौन कौन से जो वो है एक्ट वगैरह है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसमें से कुछ फ्यू बता दो। तो फिर मैंने FCRA का बता दिया था। किसका? FCRA का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हाँ, उसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑन द वन साइड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, बट ऑन द अदर साइड इट इज डिमोरलाइजिंग द NGO, दैट्स व्हाई some of the institutions, Christian minority institutions are protesting against this, so that's why it is sent to joint parliamentary committee। और क्या बताया FCRA के अलावा? उसके अलावा बस यही समय आया, तो इतना उतने में फिर कहा है अभी एक और बिल तो अभी मेजर जो है ना अभी इसमें किया गया है पास है। क्या? सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ भी जो बढ़ाने का प्रयास किया गया ना एज ए मनी बिल, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू हुआ था इसमें ना। 34 से 38 किया गया है। और एक बिल और बेसिकली UPI वाला, कि UPI में जो है ना अभी वो चार्ज लगेगा, ये भी तो बिल पास किया गया अभी। हाँ, UPI वाला। आपने केवल एक ही बताया है? एक ही बताया। तो उन्होंने कुछ कहा? नहीं। अच्छा, और कौन से क्वेश्चन पूछे करंट अफेयर से? बस 2 ही क्वेश्चन पूछे गए? और एक और पूछा था उन्होंने कितना 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है PMLA से रिलेटेड वाला है, तो उसके ऊपर ज़्यादा बताओ। तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो कौन सा अमेंडमेंट है? 130th वाला क्या था बोल रहे थे? PMLA का कोई सा अमेंडमेंट हुआ है। 130th है? बिल। अच्छा बिल है। ये कौन सा बिल कब पास हुआ यार, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो आपने क्या कहा उनको? सॉरी सर, आई हैव टू रीड अ पॉइंट, आई एम नॉट रेडी। फिर हाँ ये करंट अफेयर। ये पूछा था करंट अफेयर्स से, तो हाँ इतना ही था करंट अफेयर्स से। हाँ इतना ही था। और इकोनॉमी से कोई था क्वेश्चन? इकोनॉमी से? नहीं, इकोनॉमी से नहीं पूछा। अच्छा, वैसे एक पूछा पॉलिटी से, मेरे से ये वाला पूछा कि इसका क्या नाम है अपना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं राइट टू ये रिलीजियस फ्रीडम जो है अपना फंडामेंटल आर्टिकल,
हाँ, तो उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है ये पूछा था मुझसे। तो आपने क्या क्या मैंने बताया बता था? दिया, हेल्थ बताया, पब्लिक ऑर्डर बताया, मॉरलिटी। हम लोग डिस्कस किए थे इसको, 3 मेजर है, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी बेसिकली। हाँ, ये सही बताया। और और बस दैट्स इट। बाकी तो बस वही कि सभी ने एक एक जना ने वही पूछा कि आपके क्या वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस, और मार्क्स पूछ लिए थे कि मेंस में मार्क्स बताओ आपके, इसमें कितने कितने हैं, तो वो बता दिए। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि आपके मार्क्स क्यों कम हैं मेंस में? हाँ हाँ, तो हाँ यही तो मतलब मिस्टेक्स आपने क्या करी थी और आप क्या, आपकी स्ट्रेटेजी है उसको सही करने के लिए। अच्छा, तो आपने क्या बताया स्ट्रेटजी के लिए? हाँ, और एक और ये क्वेश्चन भी था। हम्म। हाँ, ये वाला क्या नाम है कि आपका पूरा वीकली शेड्यूल आप मुझे बताओ कि लास्ट वीक में आपने पूरा क्या करा। तो आपने क्या बताया? मैंने बता दिया पूरा अपना डेली रूटीन कि मैं मॉर्निंग में अपना जो ऑप्शनल करती हूँ, उसके बाद फिर उसके पीवाईक्यू को देखती हूँ, और उसके बाद दोपहर में जो है ये सब्जेक्ट रहता है कोई सा उठाती हूँ, फिर शाम हम्म। को मैं ऑप्शनल ये जो न्यूज़पेपर पढ़ के उसके नोट्स बनाती हूँ, और उसके बाद फिर रात में रिविजन और डिस्कशन का भी बता दिया। फिर मैंने ये भी बता दिया कि आई डिस्कस टू वन ऑफ सीनियर हु इज अ पार्ट ऑफ आके फाउंडेशन के बारे में। तो उन्होंने नाम भी पूछा? नाम नहीं पूछा, तो मैंने बता दिया था कि आई डिस्कस विद द पर्सन विद द सीनियर हु इज आल्सो पार्ट ऑफ आके फाउंडेशन। बोले ओके, बोले रेगुलरली कंसिस्टेंटली। मैंने लगा क्या पूछा फिर वो बताइए। ये बोल रहा था कि हम्म। वो ये पूछ रहे थे कि रेगुलरली करते हो आप ऐसा डिस्कस, कंसिस्टेंटली करते हो, तो मैंने लगा यस मैं रेगुलरली करती अच्छा। हाँ, नाम नहीं पूछा उन्होंने? हैं? हूँ। अच्छा, क्योंकि क्या है ना, यहाँ बहुत लोग जानते भी हैं मेरे को। अच्छा, अगर आप नाम पूछते तो बता देते तो वो जान जाते कि अच्छा वही लड़का है क्या। हाँ, क्योंकि जैसे हम लोग बात करते रहते हैं तो वो लोग देखते रहते हैं ना यहाँ। हाँ, तो जान जाते कि अच्छा वही लड़का है फिर। बट वो पैनल में कौन थे मुझे पता नहीं, वो कौन थे मतलब। नहीं नहीं, वो यहाँ के ना होंगे बेसिकली, वो मोस्टली क्या है ना, वो जो इंटरव्यू दिए होंगे उसमें से एक दो सिलेक्टेड होंगे। आप साथ नाम ना जानते बट होंगे। मुझे लग नहीं रहा था मुझे कि मतलब इनमें से कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि थोड़ा वैसे अब पता है कैसे चलेगा कि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है। नहीं तो बट आपका मुझे दो नहीं, उसमें 2 पैनल रहता है, शायद आपका दूसरे पैनल वाले में फंस गया होगा, क्योंकि उसमें एक पैनल क्या होता है ना, एक पैनल थोड़ा सा वैसा रहता है। ये जानते शायद आपका मेन वाले पैनल में नहीं फंसा है आपका। अगर आपका मेन वाले फंसता ना तो आपके ऑप्शन से बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछता है वो। याद देखा, इसमें से 2 पैनल होते हैं, उसमें से एक आईएएस होता है, दो दो 297 रैंक चेक कीजिए उसका 2022 में। उसका नाम ऐसे कुछ मतलब ऐसे मुइन के नाम से है उसका उसका। नाम साहिल बोल रहे थे, साहिल सर है। हाँ, तो वो हेड है आतिया फाउंडेशन के। तो मतलब समझ गया मैं कि आपका जो है ना, जो इंटरव्यू है ना, आप मतलब आपका जो पैनल है ना, उस वाले में फंस गया जहाँ पे केवल आपका बैकग्राउंड ज़्यादा चेक करते हैं वो। आपका जो है ना मेन इंटरव्यू वाले कुछ में फंसा ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, समझ गया मैं। ये वो मेन वाला था, या उसमें यंग टीम रहती है बेसिकली। वो जिसमें आप जाते हैं ना उसमें यंग टीम रहती है मोस्टली, जो है ना वो 30-32 साल के हैं मोस्टली। उसमें से 3 लोग सिलेक्टेड थे मेरे वाले में। उसमें से एक आईपीएस थे, एक आईएएस थे, और एक साथ आईआरएस वगैरह था, और बाकी 2 इंटरव्यू अपीयर थे बेसिकली। समझ गया। वो जो साहिल थे ना, तो वो बेसिकली जो है ना वो थोड़ा वो वाला रहता है पैनल, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादातर जो है ना वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, और जो है ना थोड़ा बैकग्राउंड आपका देखते हैं। अच्छा, आपसे पूछे थे कि आपके पिताजी क्या करते हैं? नहीं, ये नहीं पूछा। और इनकम के बारे में पूछे नहीं? ये तो पूछो कि आप कहाँ रहते हैं इस समय। हाँ, ये पूछा था आप कहाँ रहते हो, तो अपने पटेल नगर मैंने बोल दिया। तो बोले कि रूम लेके रहते हैं, रेंट वगैरह ऐसा कुछ बोले? नहीं, ऐसा नहीं पूछा। अच्छा, चूँकि मुझसे पूछा गया था कि आप अभी कहाँ रहते हैं, मैंने बोला करोल बाग, तो बोले कि रूम लिए हैं। कितने का रूम है ये भी पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा, हाँ, ठीक है, हो गया। बट ठीक था, ओवरऑल ठीक था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यही समझ आती है क्योंकि वही है जितना अच्छा मुझे अब लगता है कि आप रूम में पढ़ रहे हो, वो कोई मतलब ही नहीं रहता है वो वाला पढ़ाई का, आप जब तक कि आप इस तरीके हाँ, से रियल अपने फेस आप करो ना, को फेस टेस्ट करो ना। करो। फेस कहाँ, कुछ कुछ आपको सीख मिली होगी ना आखिर, कि क्या है क्या नहीं है, जो है ना। हाँ। तो बच्चे तो बहुत अच्छे, मतलब ऐसे लग रहे थे कि बहुत, हाँ सारे हाई और अच्छे बच्चे हैं, क्वालिफाइड अच्छा, जो आए थे
हाँ शायद मोस्ट 10-15 बच्चे थे। मोस्टली मेंस अपीयर रहते हैं मोस्टली। फ्रेशर जो है ना रेयर ही होते हैं वहाँ, मैं आपको बता दूँ, मोस्टली मेंस अपीयर रहते हैं। बेसिकली ये है। तो आपका कितने बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था? मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया 10 बजे? 10 बजे से अराउंड, तो मतलब 20 मिनट चला होगा शायद। 20 मिनट अराउंड। वही 20 मिनट चलता है मैक्सिमम। कई कई मान लीजिए 25 मिनट घिस जाता है किसी के साथ, बाकी 20 मिनट एज एन एवरेज चलता है। बढ़िया। लेकिन वही है कि आप जो है ना वो वाला फंस गया ना, साहिल वाला। वो मैंने तो आपको पता कैसे चला कि वो जो है ना साहिल सर है ये? ये सब बोल रहे थे कि बोले इस साइड साहिल सर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता चला। कौन बोल रहे थे? मतलब जो आसपास के रिसेप्शनिस्ट मतलब जो मेंटेन कर रहे थे ना उसको, कि बच्चे को ना बुला रहे थे, आप चले जाओ वहाँ पर। तो वो लोग बोल रहे थे कि दो साइड थे, तो मेरा बोले आपको सही साइड करनी चाहिए। अच्छा हाँ, वही दो पैनल थे, तो आपका साथ उसमें नहीं फंसा है, नहीं तो आपको और मज़ा आता है उस वाले में। उसमें खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं भाई, मैं देखा था भाई, बहुत डीप क्वेश्चन पूछते हैं ऑप्शन से। उसमें तो आपको ऑप्शन से कम से कम 10 मिनट क्वेश्चन पूछते हैं, पक्का है। तो उसमें थोड़ा सा सही रहता, एक्सपीरियंस ही नहीं। हाँ वही है। ठीक था, हो गया, बढ़िया है। देखिए जो भी है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कह रही हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा सकती नहीं हूँ। तो हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपको आतिया फाउंडेशन की क्यों ज़रूरत है? वो ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि आपको आतिया फाउंडेशन ही क्यों चाहिए। तो मैंने बोला था वही एक तो फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगा, फिर दूसरा एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच मिल जाएगा वहाँ जो है ना, स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर, यही सब बता दिया था मैंने बेसिकली। तो आपके पहले कितने लोगों का इंटरव्यू हो गया था? मेरे को तो 2 लोगों को हुआ। मतलब आपको तीसरे नंबर पर था, मतलब जल्दी ही हो गया फिर। जल्दी चली गई थी, वो वैसे ही फील्ड वाइज कर रहे थे कि जो जैसे हाँ, आते गया था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे है। हाँ, अगर जल्दी जाओगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर वही लेट तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन में कम से कम उनको लेना है कितने लोगों का इंटरव्यू? 75 लोगों का। 4 दिन इंटरव्यू है, आज है, कल है, फिर 29 और 30 को है। तो अब 300 लोग हैं, 75 दूना 150, यानी एक दिन में 75, यानी एक दिन में 75 लोगों को लेना है, यानी एक पैनल लेगा 35 लोगों को ऑलमोस्ट एक दिन में। तो मतलब एक आदमी के लिए 20 मिनट तो देना ही पड़ेगा उनको, ऐसा उनका सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, बढ़िया हो गया फिर। देखिए इंटरव्यू सही गया है तो बढ़िया ही है। मतलब कुछ जो क्वेश्चन नहीं बने थे। तो आपने कितने क्वेश्चन में टोटल सॉरी बोला है? वो वाला एक अमेंडमेंट वाला हो गया, और एक अमेंडमेंट वाला हो गया, एक वो वाला हो गया ट्राइबल वाला जो पूछा था। अच्छा ट्राइबल वाला, हाँ, और बस हो गया, 2 ही क्वेश्चन में आपने। एक और भी किसी ने बोला था। अच्छा, मतलब आपके ऑप्शन से डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हाँ, क्योंकि मानसून तो वो तो किसी से भी पूछ सकते हैं ना, वो तो जनरल टॉपिक है। अरे जो होता है डेप्थनेस ना, वो नहीं पूछा गया मतलब। हाँ, वही ना बोल रहा हूँ कि आपको उसमें फंस गया ना, नहीं तो क्या है ना कि इसमें जो है ना फंसा, तो उसमें डेप्थ में पूछते हैं आपसे। नहीं ठीक है, बढ़िया हो गया जो है, सही है। और जो SCRA वाला जो था, तो उसमें मेरे को 1-2 और बताना चाहिए था, तो वहाँ पर भी थोड़ा मिस कर दिया गैप। नहीं तो क्या है, वो बड़ी बात नहीं है। वो देखियो हमेशा आपको लगेगा बाहर निकलने के बाद कि अच्छा ये बोला पॉइंट में मिस कर दिया, वो बड़ी बात नहीं। आपने आंसर दिया ना, दैट्स ओके। वो चीज़, हाँ, मेन एड्रेस को डिमांड कर दिया ना कि ये 3 कंट्री के बीच में है, इंडिया को इससे ये खतरा है और इंडिया को ऐसा करना चाहिए, बस हो गया, यही मेन है। बाकी ये 2 पॉइंट आपको हमेशा लगेगा कि मैंने अच्छा ये चीज़ और जैसे बता सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन ये है ना कि जो जनरल आंसर्स है ना, वो क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं करना चाहिए। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया है ये वाला एस्टिमेटिव फेडरलिज्म वाला, जैसे अमेंडमेंट वाला जो है ना, वो मेरे खुद नहीं पता है,
वो ठीक है, और रियल लोगों को ही पता होगी भाई कौन सा अमेंडमेंट कौन से रिलेटेड है, हमको खुद नहीं पता भाई। और वो भी बिल है, वो एक्ट थोड़ी बना है वो। तो बिल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक्ट बने तो हम लोग जाने कि भाई हाँ एक्ट बना है, और बिल पूछ रहे हैं कि बिल किससे रिलेटेड है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है होगी। आपने नहीं बताया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन ये वाला थोड़ा सा है आसमेट्रिक पेट्रोलियम वाला, ये आपको बताना चाहिए था कि इंडिया एक मध्य प्रदेश एक ट्राइबल कंट्री है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट नंबर में एमपी के पास ट्राइब्स हैं, तो इसमें ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और आपको पता है कि केवल 4 ही स्टेट में जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, अलग से है बेसिकली। कोई बात नहीं हो गया।